डॉक्टर राजेंद्र जैन वास्तुविद, दिनांक 26 से 30 नवंबर तक दिल्ली में। जिनको भी वास्तु विजिट करवाना हो वो संपर्क करें जियोटेक कंसल्टेंट इंदौर 08103877792 09826909075। जय जिनेन्द्र बंधुओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जैन वास्तु का रहस्य। एक ऐसा कार्यक्रम जिसके माध्यम से आपको वास्तु के संदर्भ में अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। तो बंधुओं, चलिए वास्तु की ऐसी ही बारीक और सूक्ष्म जानकारियों को प्राप्त करते हैं डॉक्टर राजेंद्र जैन जी से, जो प्रख्यात वास्तुविद हैं और आपको महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए हमारे स्टूडियो में आए हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं डॉक्टर राजेंद्र जैन जी का। जय जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आज हम आपसे एक नई जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे जो शायद हमारे इस कार्यक्रम में हमने पहले इस पर चर्चा नहीं की। आमतौर पे देखा जाता है कि बहुत से घर ऐसे होते हैं जिसमें बागवानी की जाती है, छज्जों पर या घर के अंदर, घर के बाहर जो होता है जगह, किसी का अगर ग्राउंड फ्लोर होता है तो वो अपने मकान के बाहर बड़े बड़े पेड़ उगवा लेते हैं या किसी तरह की बड़ी सुंदर बागवानी कर लेते हैं, ढेर सारे गमले रख लेते हैं। जिनका फर्स्ट फ्लोर होता है वो भी ढेर सारे गमले, अलग तरह तरह के फूल, तरह तरह के पेड़ पौधे रख लेते हैं। तो वास्तु का इसका कोई प्रभाव पड़ता है क्या? किसी के घर पर पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है इस चीज का? घरों में बागबानी करना, फल फूल वृक्ष लगाना, फलदार वृक्षों को घर के नजदीक कदापि नहीं लगाना चाहिए, जिसमें से नींबू का पेड़ निश्चित रूप से एक तांत्रिक वृक्ष है और इसमें साइट्रिक एसिड की मात्रा होने की वजह से इसका प्रभाव घर में रहने वाले बच्चों के ऊपर पड़ता है और बच्चे बीमार बने रहते हैं। अनार का वृक्ष भी तांत्रिक वृक्ष है। जिस किसी के घर में अनार का वृक्ष लगा होता है उस घर में कभी ना कभी एक्सीडेंट और बहुत बड़ी दुर्घटना होने का भय बना होता है। आज हर व्यक्ति इस भागदौड़ में यह समझने लगा है कि मैं क्यों ना अपने घर में ही फलदार वृक्ष बोनसाई लगा लूं। ध्यान रखना दोस्तों कि जिस तरह से आपने किसी वृक्ष की गति को कम कर दिया, बड़े वृक्ष को छोटे गमले में समेट कर दिया, इसी तरह से आपके विकास की गति को भी वह कम कर देगा और आप निश्चित रूप से आपके व्यापार में, आपके घर में क्लेश पैदा हो जाएंगे। घर में वह वृक्ष लगाएं जो हमें सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। कांटे वाले, दूध वाले, बोनसाई इत्यादि वृक्षों को ना लगाएं। वृक्ष कहां और कैसे लगाना चाहिए? श्रेष्ठतम है कि वृक्ष को गमले में नहीं, वृक्ष को, पौधों को, फलदार वृक्षों को घर में लगाएं ही नहीं। यदि लगाना पड़े तो जितनी हाइट आपके अपनी बिल्डिंग की है उससे डबल हाइट की दूरी पर यदि आप फलदार वृक्ष लगाते हैं तो उसका कोई दुष्परिणाम आपके निवास पर नहीं पड़ता है, आपका वास्तु कोई प्रभावित नहीं होता है, लेकिन इससे कम दूरी पर लगाने पर अपने दुष्परिणाम देता है। यदि आप कोई भी बागवानी करें, कुछ पॉजिटिव एनर्जी के एरोमेटिक फलदार वृक्ष होते हैं, उन्हें आप अपने घर में लगा सकते हैं। सर्वप्रथम तो मैं बात करूंगा जिसे ब्रह्म स्थल में और ईशान कोण पर लगाना चाहिए, जिसमें पारा की मात्रा होती है और सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा को पलायन कराता है। वह है आपके अपने घर का तुलसी का वृक्ष। तुलसी आप अपने ब्रह्म स्थल पर लगाएं, तुलसी आप अपने ईशान कोण पर लगाएं, लेकिन भूल करके भी तुलसी को दक्षिण, पश्चिम और नैऋत्य दिशा में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि नैऋत्य दिशा में कॉस्मिक रेज आती हैं और तुलसी का काम है पारा की मात्रा रहने से उसे उसकी ऊर्जा को मल्टीप्लाई करना। निश्चित रूप से ऐसे घरों में यम यातनाएं आ जाती हैं, ऐसे घरों में भूत पिशाच प्रवेश कर जाते हैं। जिन घरों में दक्षिण और दक्षिण पश्चिम नैऋत्य में तुलसी का वृक्ष लगा होता है उन घरों में बीमारी ही नहीं अपितु कैंसर जैसे रोग तक भी हो जाते हैं। अब वृक्ष आपको सिर्फ जमीन में भूमिगत ही लगाना चाहिए, यह प्रथम प्रयास करना चाहिए। हर व्यक्ति आज 5वीं, 6वीं, 10वीं मंजिल पर भी बागवानी करने लगा है।
बागवानी इस तरह से की जाती है कि आपकी अपनी टॉप की जो छत होती है उस पर 1.5, 2, 3 फीट मिट्टी डाल करके और आप अपने लॉन लगाते हैं और उसमें कुछ वृक्ष लगाते हैं, फलदार भी फूलदार भी लगा लेते हैं। लेकिन सारी की सारी सूर्य की किरणें जो आपके पूरे भूखंड के लिए चार्ज करती, वह सारी अल्ट्रावायलेट रेज को आपकी अपनी छत पर लगी हुई बागवानी ही एब्जॉर्ब कर लेती है और आपके अपने भूखंड पर उसका प्रभाव नहीं मिल पाता है। तो यह सबसे बड़ा दोष है। आप अपनी टॉप ऊपर की छत पर कदापि इस तरह के वृक्ष और पूरे कवर्ड करके ना रखें। यदि आपको बहुत शौक है तो कुछ गमलों में रखें। श्रेष्ठ तो यही होगा कि आप अपने ग्राउंड फ्लोर पर जो भूमि है, मिट्टी है, जहां सोर्स जा सकता है वहीं पर ही लगाना चाहिए। कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जैसे दूध वाले, वह अत्यधिक आपके लिए क्लेश पैदा कराते हैं। कांटे वाले आपके घर में झगड़ा और द्वेष पैदा करा सकते हैं। कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जो तांत्रिक वृक्ष होते हैं। कुछ वृक्षों में कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, कुछ वृक्षों में सर्प आ जाते हैं। जैसे कि आप चंदन का वृक्ष आपके घर के नजदीक नहीं लगाना चाहिए। कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जो सभी दिशाओं और विदिशाओं में मांगलिक होते हैं। उन वृक्षों में है नारियल का वृक्ष, श्रीफल का वृक्ष, उसे आप किसी भी दिशा में लगा सकते हैं। कुछ वृक्षों को लगा करके वास्तु दोष के निवारण भी किए जा सकते हैं। जैसे कि आप अपने घर के ऊंचाई से बराबर दूरी पर कहीं पर भी श्वेत आर्क लगा देंगे तो निश्चित रूप से उस घर में निगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं कर पाएगी। यदि निगेटिव एनर्जी आपको अपने घर में प्रवेश नहीं करने देना है तो आप काले धतूरे के वृक्ष की जड़ को लेकर के ही आप सिर्फ अपने प्रवेश द्वार पर लटका दीजिएगा, तो कभी भी आपके घर में कोई भी बेंतर वादा ही नहीं, निगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं कर पाएगी। इसी तरह से यदि आपके घर में टेस्टिंग करना हो कि निगेटिव एनर्जी है या नहीं, आप कैक्टस घर में ना लगाएं, लेकिन कैक्टस की 3 फली ला करके आप अपने प्रवेश द्वार पर टांग देते हैं, तो जब जैसे ही कैक्टस सूखना प्रारंभ कर देता है, समझ लीजिए कि आपके घर की सारी निगेटिव एनर्जी उसने खींच ली है और उसको विसर्जित कर दीजिए। यदि वो हरा भरा बना रहता है तो आपके घर में निगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा विद्यमान है। डॉक्टर साहब, अभी आपने बागवानी के विषय में हमें बताया कि किस प्रकार की बागवानी घर में करनी चाहिए। हम आपसे ये बात जानना चाहेंगे कि आपने जिस तरीके से हमें बागवानी से बचाव के उपाय बताए हैं, अगर हमारे घर में हमने सभी प्रकार से वास्तु सम्मत बागवानी की है, लेकिन हमारे घर के बराबर में कोई प्लॉट खाली पड़ा है, उसके मालिक ने अगर किसी प्रकार की बागवानी वहां पर करी है, तो क्या उस बागवानी का असर हमारे ऊपर पड़ता है? निस्संदेह पड़ता है। यदि एक आपके घर के लगे हुए वृक्ष और बाजू वाले घर जो कि उसकी छाया आपके घर तक आ रही होती है तो उसका असर उस घर में पड़ता है। जैसे कि किसी बाजू वाले घर में बट वृक्ष या पीपल का चैत्र वृक्ष लगा हुआ है, उसकी रूट्स जो हैं आपके घर तक भी आ रही हैं और आपके घर का मलमूत्र विसर्जित होकर के नाली के माध्यम से उसकी जड़ों में पहुंच रहा है। जैसे ही मलमूत्र का विसर्जन किया हुआ जल जब पीपल की जड़ों में पहुंचता है, उसका ठीक रिएक्शन होकर के आपके घर में जितने भी बच्चे होते हैं वह सब बीमार हो जाते हैं। मैंने देखा है पीपल का पेड़ की वृक्ष की जड़ें जब जिस घर में पहुंचती हैं, निश्चित रूप से उस घर में व्यक्ति बीमार ही पड़े रहते हैं। मैं 50 जगह के उदाहरण बता सकता हूं, चाहे मैं मध्य प्रदेश में जबलपुर जिले की बात करूं, सागर जिले की बात करूं। एक समैया फैमिली है, उस घर में कोई ना कोई व्यक्ति जबलपुर में बीमार ही बना रहता था। जब मैंने जाकर के देखा कि उस घर में सर्वत्र पीपल की जड़ें फैली हुई थी। इस तरह से आप ध्यान रखें कि आप जिस घर में निवास करने जा रहे हैं पड़ोसी के लिए भी समझाएं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको समझाने से, शेयर करने से बात व्यक्ति मानने लग जाता है, समझ में जब आती है तो उसे पालन करने से, जिससे कि हम बहुत बड़े बड़े रोगों से भी बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि कांटों वाले वृक्ष नहीं लगाने चाहिए, लेकिन अगर जगह जगह हम लोग देखते हैं कि गुलाब एक ऐसा सुंदर फूल है जो प्राय हर घर में देखने में मिल जाता है और गुलाब में कांटे होते हैं, तो उसका क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, गुलाब अपवाद स्वरूप है कांटे वाले वृक्षों में। जितनी निगेटिव एनर्जी जहां कांटे क्रिएट करते हैं, वहीं दूसरी तरफ गुलाब
की पंखुड़ियां पॉजिटिव एनर्जी उससे मल्टीप्लाई 2 टाइम क्रिएट करती हैं, जिससे कि वो न्यूट्रलाइज होते हैं। और गुलाब का वृक्ष आप अपने घर में लगा सकते हैं और लगाना भी चाहिए, बशर्ते उसे ईशान का स्थान छोड़ देना चाहिए। ईशान को छोड़ करके बाकी सभी दिशाओं में गुलाब के वृक्ष को लगाया जा सकता है। कई बार ऐसा देखने में आता है कि लोग अपना बहुत सुंदर घर बनाते हैं, बड़ी सुंदर कलात्मक प्रतिकृति बनती है जिसे लोग देखना पसंद करते हैं, लेकिन वो लोग अपने घर की चार दीवारी को पेड़ों से कवर कर देते हैं, ऊंची ऊंची बागवानी कर देते हैं और बाहर से वो घर बिल्कुल दिखाई नहीं देता। तो इसका क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है? यदि आप अपने घर में ऊंचे वृक्ष लगाना चाहते हैं तो आप अपने घर के दक्षिण पश्चिम और पश्चिम दिशा में लगा सकते हैं, लेकिन छोटे वृक्षों को, जैसे कि सुगंधित फूल वाले वृक्ष होते हैं, केवड़ा, गुलाब, चमेली, चंपा इत्यादि को आप अपने घर के उत्तर दिशा में, पूर्व दिशा में और तुलसी को ईशान दिशा में लगा सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई कि किस प्रकार के वृक्ष लगने चाहिए, कितनी ऊंचाई के लगने चाहिए। हम आपसे एक बात पूछना चाहेंगे कि कई बार हमने पहले भी ये माना जाता था, आज भी कई लोग इस बात को बोलते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं, कि मनी प्लांट एक ऐसा पौधा होता है जो प्राय हर घर में लगना ही चाहिए। लोग कहते हैं भाई मनी प्लांट जरूर आपके घर में होना चाहिए, उससे आपके घर में सुख समृद्धि आती है। तो ये मनी प्लांट का क्या चक्कर है? देखिए, घर में कोई भी बेल युक्त वाला कोई भी बेल यदि ऊपर की तरफ चढ़ेगी, जितनी तेजी से वह ऊपर चढ़ेगी, बढ़ेगी, आपके घर की समृद्धि उतनी ही तेज होगी। हम हमेशा अपवर्ड की तरफ जाते हैं, डाउनवर्ड की तरफ नहीं। हमें अपवर्ड जाना, ऊंचाइयां छूना है, तो निश्चित रूप से मनी प्लांट ही नहीं अपितु जो बेल वाले वृक्ष होते हैं वह अपने घर में आप लगा सकते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बताई। दर्शकों, मनी प्लांट के विषय में बहुत सी जानकारियां आप लोगों को होंगी, तो मनी प्लांट का जो पौधा है वो आप अपने घर में लगाएं, बेल युक्त पौधा जो हमेशा ऊपर की ओर बढ़ता है और जितना जल्दी बढ़ेगा उतनी ही घर में खुशहाली जरूर आएगी। डॉक्टर साहब, इसके अलावा बागवानी करते समय हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? देखिए, बागवानी करते समय इस बात का ध्यान रखें कि जो हम बागवानी में रासायनिक केमिकल यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, ये इत्यादि ना डालें, देशी खाद ही का प्रयोग करें, जिसकी वजह से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा क्रिएट होगी। आज जितने केमिकल हम डालेंगे उसकी वजह से सारी की सारी भूमि में दोष बढ़ते चले जाएंगे, इस बात से बचना है। दूसरी बात ही सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप वृक्ष कहां, किस विधि से और किस तिथि में लगा रहे हैं। कोई भी कार्य यदि गलत समय में किया जाएगा तो उसका परिणाम गलत ही रहेगा। यदि कोई वृक्ष को आप निष्कासित भी करते हैं तो कृष्ण पक्ष में, किसी नए वृक्ष को यदि आप अपने घर में रोपित करते हैं तो शुक्ल पक्ष में, शुभ मुहूर्त में और शुभ हाथों से ही आपके लिए अपने घर में पौधा रोपित करना चाहिए। कई लोगों के हाथ अलग अलग होते हैं, आप घर में देखेंगे, घर में जितनी भी महिलाएं होंगी उनके हर के हाथ का स्वाद अलग अलग होगा। किसी के हाथ से डलने पे आप देखेंगे अचार खराब हो जाता है, किसी के हाथ के अचार बहुत टेस्टी लगता है। इसी तरह से हाथ का फर्क होता है। जो व्यक्ति का हाथ बहुत बढ़िया होता है उस व्यक्ति से चंद्रस्वर में ही आप स्थिर लग्न में और शुभ वृक्षों को रोपित करवाना चाहिए। डॉक्टर साहब, अभी आपने जिक्र किया था पीपल के पेड़ का, कि पीपल के पेड़ की जड़ें अगर हमारे घरों तक पहुंच जाए तो हमारे लिए वो नुकसानदायक हो सकती है, जबकि पीपल के पेड़ को पूज्य माना गया है, ये चैत्य वृक्ष की संज्ञा दी गई जी। है। कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि जो पुराने घर होते हैं जहाँ पे सीलन आ जाती है, वहां पर छोटे छोटे पीपल के पेड़ निकल आते हैं, धीरे धीरे वो बढ़ने लगते हैं। तो उनको हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि भाई तोड़ना नहीं, पाप लग जाएगा। और लेकिन आप कहते हैं कि अगर वो घर में फैल जाएंगे तो उसका हमें नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, तो क्या करना चाहिए? देखिए, पीपल का वृक्ष के लिए ना नमी की आवश्यकता होती है और ना कभी मिट्टी की आवश्यकता होती है। वो तो सीमेंट और कंक्रीट में भी उग जाते हैं, क्योंकि पीपल के पेड़ में एक ऐसी क्षमता है कि वो पूरी तरह ब्रह्मांड से, वायुमंडल से पूरे अपनी ऑक्सीजन को खींचता रहता है और उसके लिए और वह बढ़ता जाता है। इसलिए जब कोई वृक्ष किसी दीवार पे उग जाता है तो ये जिस पक्षी होते हैं अपनी चोंच के माध्यम से बीज लाते हैं और छोड़ देते हैं और वहां पर वह उग जाता है। उसे विधि विधान पूर्वक आज्ञा लेकर के उस दीवार से जड़ युक्त निकाल करके और किसी जंगल में जाकर के उसे लगा देना चाहिए। तोड़ के काट के किसी वृक्ष को फेंकना नहीं चाहिए। पीपल के पेड़ में तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी, लेकिन बात यह है जब किसी व्यक्ति ने किसी भी भूमि पर अंधाधुंध तरीके से पीपल के पेड़ को काटा है, मेरे
दिमाग में अनेक ऐसे स्थल हैं कि जिन स्थानों पर लोगों ने पीपल के पेड़ को बुरी तरह से काट करके कॉलोनियों में तब्दील किया, कॉलोनी के एक भी प्लाट नहीं बिके। जब विधि विधान पूर्वक, क्योंकि चैत्र वृक्ष है, इन वृक्षों में बहुत सारे देवी देवता वास करते हैं, भूत पलित नहीं। कुछ वृक्ष ऐसे हैं जो भूत पलित वाले भी होते हैं, लेकिन इसमें देवी देवताओं का भी विभाजन है। कई कैटेगरी के बेंतर होते हैं, इनमें बेंतरों का वास होता है और वह निवास करते हैं, वह शांतिपूर्ण तरीके से अपना उस चैत्र वृक्ष में निवास कर लेते हैं। लेकिन यदि हम उन्हें इस तरीके से काटेंगे तो निस्संदेह वह आपको परेशान करेंगे, क्योंकि किसी के घर को आप उजाड़ दोगे तो वह आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बताई। हम आपसे एक अंतिम प्रश्न इस विषय में हम जरूर पूछना चाहेंगे कि अगर हम जैन आगम की बात करें, जैन समुदाय की बात करें, तो हमारे यहाँ बोला गया है कि हर जीव के अंदर हर कोई ना कोई इंद्रिय जीव होता है, हर चीज के अंदर, चाहे वो बागवानी हो, चाहे वो चल चीज हो, अचल चीज हो। तो क्या जैन समाज के लोगों को घर में बागवानी करनी चाहिए या नहीं? कोशिश तो यही करना चाहिए, कम से कम बागवानी करें, क्योंकि वृक्ष जो है वो स्वयं अपने आप में एक इंद्रिय जीव है। भगवान महावीर का जीव कितने हजारों बार वृक्ष बना, अलग अलग प्रकार का वृक्ष बने। तो इस तरह से यदि हम सपोज करें कि महावीर के जीव को भी इस तरह से पीड़ा देंगे तो निस्संदेह हमें तकलीफ होगी। इसलिए वृक्ष घर में कोशिश करें ना लगाएं, वृक्षों को जंगल में, वृक्षों को काटें भी नहीं। वृक्ष यदि आपके घर में है तो उसे बढ़ने दें, यदि निकालना चाहें तो विधिवत तरीके से निकाल करके, जिससे कि उसको तकलीफ ना हो और कहीं अन्यत्र उसे लगा देना चाहिए। बहुत अच्छी डॉक्टर साहब ने बात बताई है दर्शकों की। वैसे तो अगर डॉक्टर साहब की माने तो हमें घर में बागवानी नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए तो बहुत अल्प अवधि के लिए करनी चाहिए और बहुत ही सूक्ष्म रूप में करनी चाहिए, और विशेष ध्यान रखना चाहिए कि किस प्रकार की बागवानी हम करें और किस प्रकार की न करें। आप इस संदर्भ में वास्तुविद से आप परामर्श ले सकते हैं और अपने घर में खुशहाली बागवानी के माध्यम से भी ला सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हम अगले अंक में पुनः उपस्थित होंगे और लेकर आएंगे कुछ और नए विषय पर रोचक जानकारी। देखते रहिए जैन वास्तु का रहस्य। हमें दीजिए अनुमति। जय जिनेंद्र। डॉक्टर राजेंद्र जैन वास्तुविद, दिनांक 26 से 30 नवंबर तक दिल्ली में। जिनको भी वास्तु विजिट करवाना हो वो संपर्क करें जियोटेक कंसल्टेंट इंदौर 08103877792 09826909075। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें जियोटेक वास्तु सॉल्यूशन एवं रिसर्च सेंटर 11/8 मीरापत धेनु मार्केट इंदौर मध्य प्रदेश। वास्तु विजिट हेतु कॉल करें 08103877792 09826909074। फी सलाह हेतु कॉल करें 08982339085। पुस्तक एवं सामग्री हेतु संपर्क करें 08103877792।